संभल में सर्वे के बाद जो हालात बिगड़े तो वो सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। पहले समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन ने जाने की कोशिश की, उन्हें रोक दिया गया। फिर कांग्रेस ने जाने की कोशिश की, उन्हें रोक दिया गया। संसद में अब यह मामला उठा है, दोनों सदनों में उठा है। एक तरफ अखिलेश यादव उठा रहे हैं, एक तरफ रामगोपाल यादव उठा रहे हैं, और दोनों ही कह रहे हैं कि यह बीजेपी की साजिश है, सरकार की प्लानिंग से हुआ है। जो भी हुआ है अचानक कुछ भी नहीं हुआ है। पुलिस की गोली से लोग मारे गए हैं, पुलिस के जवानों पर मुकदमा होना चाहिए। संभल में सर्वे के बाद जो हालात बने, वहां हालात शांत हो सकते हैं अगर राजनेता चाहें तो, लेकिन यह संभल की आग ऐसे ही कब तक जलती रहेगी? और क्या वाकई इसमें सरकार की, बीजेपी की या पुलिस की प्लानिंग को जिम्मेदार बताया जा सकता है? चर्चा के लिए भारतीय जनता पार्टी से आशीष तिवारी हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी से अशोक तिवारी जुड़ रहे हैं, प्रखर सिंह कांग्रेस से जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सुनील कौशिक हमारे साथ हैं और राजनीतिक विश्लेषक राहुल तलान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील जी, मैं आपसे शुरुआत कर रहा हूं, और जिस तरीके से विपक्ष ने भरपूर कोशिश करी कि पहुंचा जाए साहब संभल, वो पहुंच तो पाए नहीं, लेकिन संसद में मुद्दा उठाया। और संसद जैसी जगह पर अगर अखिलेश कहते हैं कि ये सरकार की प्लानिंग है, पुलिस की गोली से लोग मारे गए हैं, प्राइवेट हथियार से पुलिस वाले मार रहे थे, ये सब कुछ संसद में कहा जा रहा है, ये सारी रिपोर्ट कहां से अखिलेश यादव को मिल रही है? देखो, अखिलेश यादव जी से तो ये उम्मीद नहीं थी मुझे, क्योंकि वो इस सूबे के मुख्यमंत्री रहे हैं और उनके कार्यकाल में तमाम ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां विपक्ष में बैठे हुए राजनीतिक दलों को घटनास्थल जाने से रोका। एक नहीं, दर्जनों ऐसे एग्जाम्पल हैं। निश्चित तौर से अखिलेश यादव जी ने जो शब्द उपयोग संसद में किए, वो मुझे लगता है कि लोकतंत्र को कमज़ोर करने वाले हैं। एक भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुलिस की गोली का जिक्र नहीं है, और आप संसद में कह रहे हैं, कौन से आधार पर कह रहे हैं, किस आधार पर कह रहे हैं? कह रहे प्राइवेट हथियार से मारा ना, इसलिए सरकारी गन का जिक्र नहीं हो पाता। नहीं, ये मुझे लगता है कि हो सकता है कि अखिलेश यादव जी को ज़्यादा पता हो, क्योंकि उनकी सरकार के रहते हुए तो चीफ सेक्रेटरी की नियुक्ति पैर छूने से होती थी, डीजीपी की नियुक्ति पैर छूने से होती थी। खुद उन्होंने स्वयं ये बात एक मंच से कही है कि जाओ नेताजी के पैर छू लो, मैं चीफ सेक्रेटरी आपको बना दूंगा। तो हो सकता है कि उनके यहाँ ये सब चीज़ें चलती हों, इसलिए वो कह रहे हों। लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का काम ये है कालदास साहब, कि प्रदेश में शांति व्यवस्था बनाए कैसे रखी जाए, और सरकार का वो आदेश, जिससे मैं भी सहमत नहीं हूं कि विपक्ष के लोग वहां जाएंगे क्यों नहीं। विपक्ष के लोग क्या अजंता की आवाज नहीं सुनेंगे? जब सत्ता पक्ष से कुछ गलतियां होती हैं, या हो सकता है कि वहां के ब्यूरोक्रेसी के अफसर जनता सरकार को कुछ चीजें तक छिपा रहे हों, तो विपक्ष के जाने के बाद बहुत सारी बातें निकल आती हैं। तो ये सब चीज़ें मुझे लगता है कि ये सरकार का जो कदम, कि जो विपक्ष के में बैठे हुए राजनीतिक दल वहाँ जाकर के दौरा नहीं करेंगे, मैं व्यक्तिगत तौर से इस बात से सहमत नहीं हूँ। उनको जाना चाहिए, अपने आप वोट बैंक जनता के बीच जो उनके समर्थक हैं, उनकी बात विपक्ष में बैठे हुए राजनीतिक दलों को सुननी चाहिए, और मीडिया के सामने वो बातें आनी चाहिए। ऐसी कौन सी स्थिति है जहाँ सरकार छिपाना चाहती है कि वहाँ विपक्षी लोग नहीं जाए? विपक्षी लोग सरकार अगर कहे कि माहौल बिगड़ जाएगा, तो सरकार माहौल सुधारने में खुद कौन सी सफल होगी? फोर्स की आवश्यकता है। अगर वही सफल हो जाते तो विपक्ष को जाना नहीं पड़ता। नहीं, फोर्स लगाए ना शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए। क्या दिक्कत आ रही है आपको? तमाम केंद्र सरकार से सहयोग मांगे, केंद्र सरकार सेंट्रल फोर्स भेजेगा, लेकिन वहां जाने से रोकना, मैं ये कह रहा हूं, ये भी लोकतंत्र के खिलाफ है। पूछ लेते और जो कुछ भी रामगोपाल जी ने भी कहा, मैं इस बात से भी जजों पे कार्रवाई होनी चाहिए। मतलब आप कई बार के राज्यसभा सदस्य नहीं, समाजवादी पार्टी ने बड़ा क्लियरली कहा है कि कैसे अचानक से एक ही दिन में ऑर्डर हो गया, कैसे एक ही दिन में सर्वे हो गया। अब न्यायपालिका पर बहुत बड़ा सवाल है, वो लेंगे सवाल अशोक जी से। पहले जरा आशीष जी से पूछ लेते हैं, जो बात सुनील जी ने कही कि विपक्ष को जाने से रोकना क्यों है, कौन सा माहौल खराब हो जाएगा, और आप कौन सा माहौल ठीक रख पाए जो विपक्षी आके सारा बिगाड़ देगा? पहले आपकी जिम्मेदारी थी, आप ही माहौल ठीक रख लेते। बिल्कुल निश्चित जी। देखिए, हमारे वरिष्ठ पत्रकार जो हैं उनके अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि जहां पर भी जो क्राइम हुआ होता है अगर, तो वहां पर जब तक की जांच प्रक्रिया चल रही है, उसके जांच प्रक्रिया के बीच में किसी को भी जाने का अनुमति नहीं होती है। और ये इससे कोई संविधान नहीं, इस संविधान पर कोई बात नहीं हो पा रही। अगर कोई अपराध हुआ है कहीं पर, अगर चल रही है तो कुछ दिन रुक जाइए, या अगर विपक्ष को बहुत ज्यादा है कि नहीं वो परिजनों से मिलना चाहते हैं, तो जाकर ही क्यों, वो बुला ले, लखनऊ बुला के बात कर लेना। लेकिन वहां पर जहां पर ये सब कांड हुआ है वहीं पर ही जाना है,
और वहां का माहौल जो पहले से ही थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है, उसमें और घी डालने का काम करने की जो एक ये षड्यंत्र है विपक्ष का, वो सफल नहीं होने दिया जाएगा। हाँ, जांच हो जाए, उसके बाद मैं सभी विपक्षी दलों से कहूंगा कि वहां के जो सबसे बड़े नेता हैं, चाहे जिस पार्टी के हों, वो संभल में अपना एक एक घर भी बना ले। कोई दिक्कत नहीं है किसी को, कोई नहीं रोकेगा, वहीं पर ही रहना शुरू कर दे। लेकिन जब तक की जांच प्रक्रिया चल रही है तब तक कि आप शासन सत्ता का सहयोग करें, वहां पर पुलिस का सहयोग है, वहां पर जो जांच एजेंसियां लगी है वहां पर सहयोग करें। आप विशाल जी लगातार देख रहे होंगे कि किस तरीके से जांच प्रक्रिया के बीच में विपक्ष जो है किस तरीके से वहां पर हमलावर है, कितनी गलत गलत बातें कर रहा है। आज तो जो सदन में अब हो रहा है उसको देखकर मुझे लग रहा है कि इसका सदन नाम हटा के कपिल शर्मा शो नाम रख देना चाहिए, क्योंकि यही विपक्ष है। अब ये विपक्ष को जब मौका मिला है कि वो जो गरीबी, वो जो बेरोजगारी, वो जो महिला सुरक्षा, ये जो इनके बड़े बड़े जो मुद्दे हैं, वो मुद्दे इनके लिए नहीं, तो आपके हिसाब से संभल में लोगों की मौत हो जाना ये अहम मुद्दा नहीं है, वो संसद में उस पर बात नहीं होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल बात होनी चाहिए, बिल्कुल बात होनी चाहिए, क्यों नहीं बात होनी चाहिए। लेकिन बात आप फैक्ट्स पे करोगे कि आप वहां पर आज अखिलेश यादव को आपने देखा और फिर वहां पर पुलिस वालों ने गोली चला दी, स्क्रिप्ट पढ़ी जा रही थी भाई, वहां पर लिख कर लाए थे स्क्रिप्ट, मूवी की स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे। ये होता है, अगर कहीं कोई ना होती है तो उस घटना का अगर कोई संज्ञान लेता है या किसी को कुछ होता है ना तो वो दिख जाता है। पुलिस प्रशासन का अगर फेलियर होगा तो लोग चर्चा करेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। अशोक तिवारी, फेलियर कहां पर है सर, आप ही बता दीजिए। अरे 24 तारीख को जो हुआ उसको बचाने में पुलिस सफल नहीं हो पाई ना। आप पुलिस प्रशासन इतनी हिंसा होते हुए देख रहा था, 19 से 24 के बीच में लोकल इंटेलिजेंस इस तरह के एहतियात बरतने जरूरी थे, वो नहीं हो पाया, लोगों की मौत हो गई। तो ये लोगों की मौत फेलियर नहीं है क्या? अच्छा विशाल जी, चलिए एक लाइन में इसका बहुत सुंदर जवाब मैं देता हूं, और ऐसा जवाब इतिहास में आज तक ना किसी ने दिया होगा ना आगे दे पाएगा, मैं इस बात की भी गारंटी लेता हूं। बड़ा मैं LIU इंटेलिजेंस की बात सुन रहा था और LIU इंटेलिजेंस के नाम पर लगातार सरकार को कटघरे में खड़ा करने की है। आप मुझे एक बात बता दीजिए, ये मुसलमानों के जो हितैषी और ये जो सो कॉल्ड ठेकेदार हैं, आप एक बात बता दीजिए, राम मंदिर जब जो कांड हुआ था यहाँ पर इस भीड़ में कितने लोग होंगे? 500,000 लोग होंगे। इंटेलिजेंस पे LIU पे आप प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हो। अयोध्या के अंदर में 1992 में वहां पर लाखों कार सेवक पहुंच गए थे, इंटेलिजेंस कहां थी भाई? इसका मतलब समाजवादी पार्टी चाहती थी कि वहां पर कुछ बड़ा हो। ये नकली लोग जो ठेकेदार बने मुसलमानों के, ये चाहते थे कि वहां पर बवाल हो। मैं ये बता रहा हूं, इंटेलिजेंस 500 लोगों पे आप इंटेलिजेंस बताते हो, वहां पर 2 लाख से ज्यादा आदमी कार सेवक मुलायम सिंह वहां उस वक्त समाजवादी पार्टी जिम्मेदार थी, तो इसका मतलब आज आप जिम्मेदार हुए ना? ना 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 ना, मैं दूसरी वो तो थे, लेकिन आप नहीं, आप ये कह रहे हैं। आप बात समझ लीजिए, यहाँ पर जो मैं बात बताना चाह रहा हूं आपको कि वहां पर जो हिंसा हुई, वहां पर समाजवादी पार्टी इस बात को कहे कि हाँ हम चाहते थे कि हिंसा हो, इसीलिए हमारी तो दोनों का फेलियर है, स्वीकार कर लीजिए। दिक्कत क्या है? दोनों फेलियर स्वीकार करिए ना। अरे सर, आप उनका फेलियर तो स्वीकार करवाना चाहते हैं कि उनका इंटेलिजेंस फेलियर हो गया, लेकिन आपका नहीं हुआ। सर आप देखिए, फिर मैं क्या कह रहा हूं आपको, मैं यही बात कह रहा हूं कि यहाँ 500 लोगों में LIU इंटेलिजेंस फेल, वहां पर 2 लाख लोग पहुंचे, LIU इंटेलिजेंस सब। अशोक तिवारी, मैं इतना पीछे नहीं जाऊंगा। हमारी राजनीति और देश में नैरेटिव ऐसा सेट हो गया कि सारा इतिहास में ही चलता रहता है सब कुछ। थोड़ा सा वर्तमान पर बात करते हैं। अशोक तिवारी जी, जो संसद में अखिलेश यादव ने कहा ये प्राइवेट हथियार, पुलिस ने गोली मार दी, ये सब कहां से आ रहा है? ये कौन सी इन्वेस्टिगेशन है? आपके तो नेता गए भी नहीं है वहां पर, उन्हें जाने भी नहीं दिया जा रहा, ये कौन बता रहा है सब? ये अक्सर सत्य है, ये जनता की निगाह में, और सांच को आंच क्या, ये सब सारे जो है सारे प्रमाण जब वीडियो जब निकलेंगे, आएंगे, जब प्रतिबंध हटेगा तो मालूम हो जाएगा। सच्चाई है, सच्चाई हुई है, सच्चाई छिपी हुई नहीं है। ये तो स्पष्ट है कि अरे सर, कहां से ला रहे हैं कि पुलिस ने प्राइवेट हथियार से गोली मार दी, लोग मर गए? ये कहां है ये जानकारी? ये जानकारी सच है, आप पता कर लीजिए, ठीक है। अब मैं कहना चाहता हूँ, अब मैं कहना चाहता हूँ कि जो है भाजपा के प्रवक्ता ने, भाजपा के प्रवक्ता जिस तरह से हिंदू मुस्लिम की बातें कर रहे हैं, जिस तरह से देश को बांटने की साजिश कर रहे हैं, जिस तरह से जो है इसका गलत प्रयोग कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम का,
वो बहुत ज्यादा बुरा है इस देश के लिए, इस देश की अस्मिता के लिए, इस देश की भाईचारे के लिए, सद्भावना के लिए। संविधान विरोधी है इनकी बातें। तो सच्चाई ये है कि जनता सब जानती है क्या हुआ है, संभल में क्या हुआ है। इस पर भाजपा रोटी नहीं सेक पाएगी, क्योंकि ये संभल का मुद्दा भिन्न मुद्दा है। इस समय महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, किसान मारा फिर रहा है, नौजवान को। अरे अखिलेश जी से कहिए संसद में ये मुद्दे उठाएं जो आप लोग टीवी पर उठाते हो। आप अरे अशोक बोलते हो जी, अपने नेता की बात पर तो कायम रहिए। आप तो अपने नेता की बात पर ही जवाब नहीं दे पा रहे, आप कहां निकल गए? मैं आपके नेता की बात कर रहा हूं। दो इतने बड़े नेता जो संसद में कह रहे हैं कि संभल की हिंसा पुलिस ने की, आप कहीं और ही चले गए हैं। मैं खुद कह रहा हूं पुलिस ने की। कौन कहता पुलिस ने नहीं की? पुलिस ने जिस तरह नारे लगवाए, पुलिस ने जिस तरह से जो है दोबारा सर्वे किया, आनंद फानन में सर्वे किया और जो है अपने तरफ से कटार किया, आज पुलिस को कोई एक्शन हुआ? इतनी बड़ी घटना हो गई, शासन की मिली भगत है, शासन की भी मिली भगत है। शासन ने कोई एक्शन लिया? डीएम को बदला, एसपी को बदला, को बदला? बिना जांच के सब हो जाए, बिना जांच के हो जाए। समाजवादियों की सरकार है क्या? समाजवादियों की सरकार है क्या? बिना जांच के सब कर दिया जाएगा। जो दोषी है, ऐसी हालत में आपका लॉजिक ये है कि डीएम एसपी हटाए नहीं गए, इसीलिए सरकार ने हिंसा करवाई थी। जो बात संसद में कही जाती है उसकी बड़ी वैल्यू होती है, बड़ी जिम्मेदारी से कोई बात कही जाती है। पुलिस ने प्राइवेट हथियारों से लोगों को गोली मार दी, ये इतना बड़ा नेता कह रहा है। एक तरफा कार्य कर रही है, ठीक है। एक तरफा कार्य कर रही है, बयान देने से पहले अखिलेश यादव जी को थोड़ा सोचना चाहिए था। माहौल बिगाड़ना चाहती है, साफ जाहिर है। हमारे प्रतिनिधिमंडल को जान नहीं देना चाहती है, लोकतंत्र की हत्या कही है। हमारा प्रतिनिधिमंडल चला जाता, अगर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष चले जाते, विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष चले जाते, तो क्या ठीक है। एक सेकंड आशीष जी, अशोक जी थोड़ा रुकते हुए। राहुल देखिए, जो अखिलेश यादव संसद में बोल रहे हैं, सदन के पटल पे जो बात बोल रहे हैं, और उनको बोलने से पहले ये सोचना चाहिए था। साथ में उन्होंने ये भी बोला कि वीडियो है ऐसी, तो वो वीडियो सबके सामने आनी चाहिए। अगर जो ऐसी वीडियो है और वो पूरा देश देखे वो वीडियो, अगर जो पुलिस ने ऐसा किया है तो वो बहुत गलत कृत्य और उसकी भर्त्सना की जानी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, और सिर्फ आप अपने जो वहाँ सोर्सेज हैं या जो आपकी पार्टी के लोग हैं उनकी बात पे ऐसे ही बयान दे रहे हैं, तो ये भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप पुलिस जैसी संस्था, वैसे तो पुलिस पे बहुत सारे आरोप लगते रहते हैं, लेकिन ऐसे मामले में जब जिस पे कानून व्यवस्था बनाने की पूरी जिम्मेदारी है, उसको ही आप कटघरे में खड़ा कर दें और उनको बोल दें कि यही गुंडे थे, यही गुंडे की तरह व्यवहार कर रहे थे, और उनको एक तरीके से गुंडा पेंट कर दिया जाए, तो ये फिर किसी भी संस्था पे जो भरोसा होना चाहिए लोकतंत्र में, वो भरोसा कायम नहीं हो पाता है जनता का। और कोई भी नेता सही, किसी भी पार्टी का नेता सही, जहां कोई दंगा फसाद होता है उनको लेके थोड़ा सोच समझ के, और कि वो जो हारमोनी है वो खराब नहीं होनी चाहिए, उसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। अगर जब आप ये बोलते हैं कि पुलिस ने एक प्राइवेट गन से लोगों को मारा है, वहाँ 5 लोगों की हत्या की है, जब आप ये बोलते हैं तो फिर ये भी बोलते हैं आपकी, अगर जो आपके ज़माने में या जब आप सरकार में होंगे या जब आप रहें तो पुलिस ऐसे ही कृत्य करती रही है। तो ये जो लोकतंत्र में जो जिनके जिम्मेवारी है कानून व्यवस्था बनाने की, उनके प्रति एक तरीका से जो विश्वास है उसका जो धागा है वो कमज़ोर होने लगता है। तो कोई भी नेता सही, चाहे अखिलेश यादव सही, अगर जैसे उन्होंने जो राज्यसभा में नेता हैं समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव, उन्होंने भी बोल दिया कि जजों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर जो कोई जजों पे ऐसे आप कार्रवाई करने लगे और हर एक चीज में और अपनी वोट बैंक के हिसाब से कार्रवाई करने लगे, तो फिर तो मुश्किल हो जाएगी। फिर तो बहुत सारे लोगों को ये भी लगता है इस देश में कि सुप्रीम कोर्ट ने जो राम मंदिर पे फैसला दिया था वो गलत है, फिर तो उन पे भी कार्रवाई होगी। तो ये जो नेता हैं, जितने भी नेता हैं, उनको कम से कम कानून व्यवस्था पे तो भरोसा होना चाहिए, क्योंकि उनका इस कानून व्यवस्था को बनाए रखने में बहुत बड़ा रोल है, और उस रोल के तहत ही उनको ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए। नेताओं को, कोई भी नेता सही, इतनी हल्की बात नहीं करनी चाहिए जैसी हल्की बात की गई है। अगर जो वो हल्की बात नहीं है तो फिर उसके जवाब में इनके समाजवादी पार्टी को अपने सोशल मीडिया हैंडल पे वो वीडियो पोस्ट करने चाहिए जहां पुलिस प्राइवेट गन से लोगों पे फायर कर रही हो। तो अगर ऐसा है तो पूरे देश के सामने आ जाएगा, और अखिलेश यादव जी ने जो संसद में बोला है वो भी एक तरीके से साबित हो जाएगा। तो इस चीज को बिल्कुल, या तो सदन में आप ऐसी कोई हल्की बात बोलिए मत, अगर जो बोल रहे हैं तो फिर सोच समझ के बोलिए। अब किसी भी नेता को, कम से कम अखिलेश यादव जी जैसे नेता को, जो मुख्यमंत्री रहे, बड़े नेता हैं, उनको ये चीज साबित करने के लिए अब कल कम से कम या आज ही रात में सोशल मीडिया पे वो वीडियो पोस्ट कर देने चाहिए जो उन्होंने संसद में बोला है कि ऐसे वीडियो हैं। वो वीडियो हैं कहां, वो दिखा दें बस देश को।
ठीक है प्रखर, पुलिस प्रशासन से जरूर सवाल पूछे जाने चाहिए कि हिंसा कैसे हो गई, वो क्या कर रहे थे, लेकिन जो उसके बाद किया जा रहा है वो भी क्या ठीक है? एक तरफ से सवाल उठाया जाए कि ऐसे जज कैसे ऑर्डर दे देते हैं सर्वे करने का, एक दिन में सर्वे क्यों हो जाता है, सीधे न्यायपालिका पर सवाल। दूसरा, संसद में कह देना कि पुलिस के प्राइवेट हथियारों से गोली चली, लोग मारे गए, ये पूरी प्लानिंग थी। देखिए विशाल जी, सबसे पहले आपको समझना होगा, किसी फैसले पर सवाल उठाया जाता है। मान लीजिए किसी जज ने एक फैसला दिया, तो अगर लोअर कोर्ट की जुडिशरी कोई फैसला देती है, उसके खिलाफ हम हाई कोर्ट जाते हैं, क्योंकि हम फैसले में पाते हैं कि वो चीज सही नहीं है, तभी तो हम हाई कोर्ट जाते हैं। और बहुत बार आपने देखा हाई कोर्ट ने फैसले को पलटा है, इसका मतलब वो फैसला सही नहीं था जो पहले कोर्ट में दिया गया था। पहली बात तो ये हुई। दूसरी बात देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा है, ये काटने बांटने की ही राजनीति करते हैं। ऐसे ही इन्होंने मणिपुर में 2 कम्युनिटीज के बीच में स्थिति कर दी थी, और यही स्थिति वो उत्तर प्रदेश में करते हुए जा रहे हैं। रही बात पुलिस के ऊपर सवाल उठाने की बात थी, तो आपने बहराइच हिंसा में देखा था कि पुलिस की भूमिका कैसी थी। आपने खुद देखा था बहराइच में कि वहां के इनके भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक ने इनके ऊपर क्वेश्चन उठाया था कि दंगे भड़काने भारतीय जनता पार्टी का हाथ है। पुलिस प्रशासन की आपने भूमिका देखी थी, जब तोड़फोड़ हो रही थी पुलिस कैसे मूक दर्शक बनी हुई थी। उत्तर प्रदेश में घटना हुई थी, एक प्राइवेट कंपनी में का लड़का जॉब करता था, उसको पुलिस के सिपाही ने गोली मार दी थी कुछ साल पहले, इसी सरकार की घटना थी ना। गोरखपुर में एक व्यापारी को खुद पुलिस वालों ने उसकी हत्या कर दी थी। तो क्या पुलिस की भूमिका ऐसा नहीं है? पुलिस की भूमिका पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। पुलिस अगर गलत कर रही तो उस पर सवाल नहीं, बिल्कुल पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाइए, लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं बिना सबूतों के कि पुलिस ने प्राइवेट हथियार से गोली मार दी, लोग मर गए, तो ये कहानी कहीं से तो आपने सुनी होगी या अपने मन से बनाई होगी। ये देखिए, समाजवादी पार्टी ने बोला, उसकी बात समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बताएंगे। आपको लगता है कि ये ठीक है? आपके नेता भी तो संसद में बैठते हैं, संसद में बोली गई बात है ये। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको लगता है कि ठीक है, बिना इन्वेस्टिगेशन के बोला जा सकता है कि पुलिस प्राइवेट हथियारों से गोली मारती है? मेरे नेता तो पूरी घटना पर सवाल उठा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस देश को बांटती जा रही है, जब एक 1991 का एक्ट है ऑलरेडी कि जो, अरे सर, अदालत का फैसला है ये, बीजेपी के जज का फैसला है क्या? अरे अदालत का फैसला है, उठाया जा रहा है, तभी तो हायर कोर्ट में हम जाएंगे। अगर फैसला सही होता तो मैं वही तो पूछ रहा हूं, आप सवाल बीजेपी से पूछ रहे हैं या न्यायपालिका से पूछ रहे हैं? हम बीजेपी से भी सवाल पूछ रहे हैं। अरे तो जज फैसला दे रहा है तो सवाल बीजेपी से कैसे पूछ रहे हैं? मैं यही तो पूछ रहा हूं। फैसला कौन सुना रहा है, बीजेपी या जज? उनका ऑडियो नहीं आ पा रहा है सुनील जी। ये प्रश्न बहुत बड़ा हो चुका। एक सेकंड, ठीक है, और ठीक है, आवाज आ गई। प्रखर, बोलिए। पूरा सवाल तो आपने सवाल पूछा, मैं जवाब दे रहा हूँ। ठीक, बोलिए। जज ने एक फैसला दिया, हाँ, और जिस तरीके से पुलिस ने उसका एक्ट लिया, 2 घंटे के अंदर तुरंत कार्रवाई, सारी चीजें, एक सर्वे हो चुका था, उसके बाद वहां पर सर्वे हुआ। और मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ विशाल जी, आज आप हर मंदिर हर मस्जिद को उठा करके सर्वे करा रहे हैं, आप क्या करना चाहते हैं? सर्वे में कुछ भी निकले, मान लीजिए निकलता है उसमें कोई ये बात निकलती है कि वहां पर पौराणिक तौर पर कुछ था, तो क्या उस मस्जिद को आप गिराएंगे? कल आप चर्चेस पर चले जाएंगे, कल आप बताइए चर्च के नीचे कुछ निकला है, फिर आप चर्च गिराने की कोशिश करेंगे, फिर आप बौद्ध जो मंदिर है उनको गिराने की कोशिश करेंगे। क्या इसलिए सरकार में है? आप सरकार में आए हैं जनता के काम करने के लिए, प्रखर जी, राजनीतिक देश पार्टी की है और कांग्रेस पार्टी किसका सर्वे करना है, किसका सर्वे करना है? एक सेकंड, मेरी बात तो सुनिए। सर्वे किसका करना है और किसका नहीं करना है, फैसला कौन करेगा? अदालत करेगी या आप करेंगे? अगर अदालत का फैसले से अगर हमको सही नहीं लगता है तो हायर कोर्ट जा रहे हैं। तो जब तक आप हायर कोर्ट नहीं गए हैं तब तक तो उसी अदालत का फैसला मान्य होगा। जब तक आप हायर कोर्ट नहीं जाते तब तक तो मान्य होगा। देखिए जिस तरीके से पुलिस प्रशासन ने वहां पर किया, 2 घंटे के अंदर तुरंत कार्रवाई, वहां के लोकल, अरे तो अदालत का फैसला इम्प्लीमेंट ना करें? अदालत का फैसला इंप्लीमेंट करने के लिए कितना इंतजार करना चाहिए? एक फैसला बता दिया जो 2 घंटे के अंदर इंप्लीमेंट करने लगे। नहीं करना चाहिए ना? कोई डेडलाइन है आपके पास ऐसी? आप बता दीजिए कि कितना समय कम से कम लेना चाहिए अदालत का फैसला आने के बाद? समय दिया जाता है कितना जाने का, कितना सर? अरे प्रखर जी बताइए तो, अगर आज अदालत ने फैसला दिया तो कितना वक्त लेना चाहिए था पुलिस प्रशासन? 24 घंटे का समय होता है। अच्छा, आदमी दूसरी पार्टी को जाने का समय दिया जाता है,
बिना जाने दिए ठीक, आप कह रहे हैं अदालत ने फैसला दे दिया, फिर पुलिस प्रशासन वेट करे कि दूसरी पार्टी अदालत कब जाएगी तब हम सोचेंगे। सुनील, सुप्रीम कोर्ट में गया था, सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर कोई भी नेगेटिव कमेंट नहीं दिया। जी, ये दंगा भड़का सकते हैं और देश पर हंस रहे हैं। अरे अदालत का फैसला है तो दंगा भड़काने के लिए आप किसे जिम्मेदार बता रहे हैं? अदालत को? बिल्कुल पुलिस प्रशासन को बता। अरे अदालत को ठहरा रहे हैं आप। पुलिस प्रशासन तो वही करेगा ना जो अदालत का ऑर्डर है, ना करे क्या? सुनिए, फैसला भी क्वेश्चन। अरे विशाल जी क्यों दीवार में सर लगा? कालरा साहब, मथुरा में एक बड़ा कांड हुआ, वहां कई लोग मारे गए। क्या हुआ वहां पे? रामवृक्ष यादव, प्रतापगढ़ में सीओ हत्याकांड हुआ। वहां विपक्ष में बैठे हुए राजनीतिक दलों को जाने दिया गया? मथुरा में जाने दिया गया क्या? तब भी समाजवादी पार्टी ने गलत कदम उठाया था और आज भी भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष में बैठे हुए राजनीतिक दलों को न जाने देने से भी गलत कदम उठाया है। लेकिन संवैधानिक संस्थाओं को आप अपने राजनीतिक लाभ के लिए कब तक तार तार करते रहेंगे? आप ये देखिए, यदि तमाम ऐसे प्रकरण हैं जो हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बदला है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट ने बदला है, तो कम से कम तब तक संवैधानिक व्यवस्था में तो यही है कि आप किसी फैसले से सहमत नहीं हैं, उसकी आप अपील करिए, लेकिन शांति व्यवस्था बनाए रखिए। और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आप वहाँ के रिकॉर्ड देखिए। अब समाजवादी पार्टी कुछ भी कहे, संभल में कुंदर की सीट में 60% मुस्लिम है, तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को इस घटना के बाद हार जाना चाहिए था। क्यों नहीं हारा? या मुस्लिम बूथ में भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं मिलने चाहिए थे? यदि वो यहाँ इतने ही आहत वहाँ होते कि वास्तव में हम लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अत्याचार किया है, तो जो मुस्लिम बूथ हैं उसकी समीक्षा नहीं होनी चाहिए क्या? क्या वहाँ भी पिस्टल और रिवॉल्वर और बंदूक और राइफल लगा करके बटन अंदर दबा दिया भारतीय जनता पार्टी ने? 1 लाख से ज़्यादा मतों से जीत कुछ तो इशारा करती। और सबसे महत्वपूर्ण साहब जो कह रहे थे प्रखर जी, जिस एक्ट की आप चर्चा कर रहे हैं बार बार, उस एक्ट को पढ़ा जाना चाहिए ना अच्छे से। और उस एक्ट की समीक्षा के बाद पूर्व सीजीआई ने टिप्पणी भी की, उसमें रूप और स्वरूप में दोनों में अंतर होता है। आप मेरी घर के सामने नेम प्लेट लगा दें और नेम प्लेट लगा करके लिख दें खान साहब लिखते हैं तो खान साहब का मकान हो जाएगा, पंडित जी का नाम लिख देंगे पंडित जी हो जाएगा, यादव जी का मकान लिख देंगे यादव जी हो जाएगा। लेकिन अंदर जब मकान का स्वरूप आप देखेंगे तो निश्चित तौर से हमारे देश में तो ऐसा होता है कि धार्मिक स्थिति से ही जो अंदर धार्मिक स्थल है वो बनाए जाते हैं। जब एएसआई रिपोर्ट जांच करती है तो उसी हिसाब से निकल आता है कि जो हिंदू वाले इसमें उपयोग हुए हैं, चर्च वाले उपयोग हुए हैं, मुस्लिम पक्ष वाले उपयोग हुए हैं। इसमें कोई दो राय है ही नहीं। यदि आप तोड़ मरोड़ करके यदि आप उनको बनाया है तो क्यों बनाया? और कांग्रेस की सरकार ने जो 91 में एक्ट बनाया उसमें अयोध्या को सम्मिलित क्यों नहीं किया? अयोध्या को भी सम्मिलित कर लेते आप। अयोध्या को आपने क्यों छोड़ रखा? जवाब दूंगा। आप देंगे, इसलिए तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपसे ही जवाब मांगा जाएगा। दूसरी बात, स्वरूप और रूप दोनों में बहुत अंतर है। और दूसरी बात, कोई भी सरकार यदि किसी एक्ट को ले आई तो क्या धार्मिक मान्यताएं खत्म हो जाएंगी क्या? जो कुछ हुआ है, चर्च के नीचे कभी मंदिर निकला है इस देश में क्या? गुरुद्वारे के नीचे कभी मंदिर निकला है क्या इस देश में क्या? और यदि ऐसा है, कल यहाँ पर भी खोजेंगे आप? बिल्कुल खोजेंगे, बिल्कुल। कल आप उसके नीचे खोदेंगे, सुन ली, कल आप सबके घरों के नीचे खोदेंगे। प्रखर जी, अरे जवाब दीजिए। अरे जाना चाहते हैं आप? प्रखर जी, आप लोग बैठ करके जो बातें करने लगते हैं, कल तो आप हर उसमें खोदेंगे। अरे प्रखर जी, आप जवाब दीजिएगा, आप जवाब दीजिएगा, आप ही को मौका दिया जाएगा। बीच में काहे आप उछल रहे हैं? आप ही जवाब, कांग्रेस ही जवाब देगी। तो कांग्रेस नहीं तो इस देश को दिया है ना, तो कांग्रेस ही जवाब दे। आप ही देंगे प्रखर जी। कांग्रेस ने देश को बनाया है। मैं वही कह रहा हूं, तो मैं वही मांगूंगा आपसे प्रखर जी, आपसे वही जवाब मांग रहा हूं। यदि क्या तमाम देश में जो कानून बने, आप प्रखर जी सुनिए ना, आप ही के रहते हुए इस देश का संविधान बना और 2013 तक जब तक आपकी सरकार रही, इस संविधान में 100 से ज्यादा संशोधन हुए। क्यों हुए 100 से ज्यादा संशोधन? 102 संशोधन इसलिए हुए। सवाल पूछिए, उसका जवाब दे रहा हूं। इतने सवाल पूछ लेंगे तो जवाब देने का वक्त खत्म हो जाएगा। डिबेट है,
हम लोग बैठ करके ऐसे नहीं लिख रहे हैं। चलिए अब दीजिए। आपने एक सवाल पूछा, ऐसा है इस देश को आजाद कराने में भी कांग्रेस का हाथ है। इससे पहले हमारे यहाँ राजशाही थी, अंग्रेजों राज करते थे, उससे पहले मुगल आए थे। ये देश बना 1947 में, एक डेमोक्रेटिक देश। जिन लोगों ने इस देश को चुना वो सब इस देश के नागरिक हैं। 1947 के बाद एक्ट इसीलिए बोला गया, 1947 के बाद जो मस्जिद, जो मंदिर, जो गुरुद्वारा जैसा है वैसे ही रहेगा, क्योंकि हमारा डेमोक्रेटिक, इससे पहले राजा थे। आज हम अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, ये 1947 के बाद हुआ, ठीक है। उसके बाद आपने कहा संविधान बना, संविधान वक्त के साथ संविधान में बदलाव भी हुए, क्योंकि मांग होती है। संविधान में जब हमने सेकुलरिज्म इस देश में जोड़ा तो ये देश हमारा सेकुलर होना चाहिए था। हमने इस देश में इक्वालिटी की बात करी, तो इस देश में इक्वालिटी की बात होनी चाहिए। आपके हंसने से ये बदलेगा नहीं। प्रखर जी सुन लीजिए, आप सुन तो आशीष जवाब लीजिए, देना चाह रहे हैं। आपने आप सुन 91 तो के एक्ट का लीजिए। जिक्र अब आपने बोल दिया, आपने बोल दिया, सुनिए। के एक्ट को लेकर अभी आप बहुत ये सारे- बताइए कि 10 लाख लोग मर गए इस देश के बंटवारे में, इस देश के बंटवारे में 10 लाख लोगों को मार डाला, जिम्मेदार कौन है? इतना पीछे नहीं अरे जाएंगे। चलिए आशीष कौन जिम्मेदार है इसके लिए? एक बड़ा सा एक सेकंड एक मिनट प्रखर, एक सेकंड जो सवाल अभी है वो वर्तमान पर रहते हैं, जरा इतना पीछे नहीं जाते। उनका कहना है कि सर्वे हो भी गया, पता चल भी गया कि मंदिर था, तो 91 का जो एक्ट है वो तो रोकेगा ना। 47 के बाद जो जिस रूप में है, क्या आप उसे बदल पाएंगे? ये सवाल वो पूछ रहे हैं कि कानून का फिर मतलब क्या है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का क्या मतलब है? आशीष तिवारी। देखिए विशाल जी, बहुत अच्छी बात आपको बता रहा हूँ, और ये कांग्रेस की बता रहा हूँ। ये जो जिन्होंने देश आजाद कराया, बाकी तो कोई था नहीं आजादी में, यही लोग थे। अब आप समझिए, आप एक बात समझिए, 1947, ये देखिए ये कितने न्याय प्रिय लोग हैं कि हिंदुओं के लिए इन्होंने 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप के नाम से एक कानून बना दिया। और उस कानून में क्या था कि 1947 के बाद जो जिस स्वरूप में है उसका स्वरूप वही रखा जाएगा, उसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करी जाएगी। ये हिंदुओं के लिए बनाया, और मुसलमानों के लिए बना दिया वक्फ बोर्ड। और वक्फ बोर्ड के अंदर में क्या कर दिया कि जो वो लोग जिस पर उंगली रख देंगे और कह देंगे कि ये जमीन वक्फ की है, वो मुसलमानों को तुरंत दे दी जाएगी। लेकिन हिंदुओं के लिए कोई नहीं, हिंदुओं के लिए ये कि जो जैसा है बस ठीक है, अब इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करी जाएगी। और देखिए न्याय प्रिय लोगों को इनका एक और दूसरा न्याय मैं आपको बताऊं। दूसरा न्याय ये कि हिंदुओं के लिए जो एक्ट बना है, उस एक्ट के ऊपर इन्होंने 1947 का एक बार लगा दिया। इन्होंने कहा कि 1947 के जो बाद में है उसमें कुछ भी नहीं होगा। लेकिन वक्फ में इन्होंने क्या करा, इन्होंने कहा कि अगर 15वीं शताब्दी के ऊपर भी ये लोग कह देंगे, अगर 15वीं शताब्दी का ये बता देंगे कि नहीं ये हमारे, अरे भाई 1998 को मानते हैं कि नहीं मानते आप? अरे रुक जाइए महाराज, थोड़ा सा रुक अरे जाइए, बात कर लेते प्रखर मेरी बात सुनिए। बीजेपी को या कांग्रेस को एक्ट मानना नहीं मानना सवाल नहीं है। सवाल तो यह कि जब अदालत में जाते हैं तो अदालत के जज क्या कहते हैं? क्या बीजेपी को फैसला सुनाना है, क्या कांग्रेस को सुनाना है, या एसपी को सुनाना है? एक्ट को बदल नहीं सकती। अरे तो एक्ट को अदालत तय करेगी ना, बीजेपी थोड़ी तय करेगी, कांग्रेस थोड़ी तय करेगी। और ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। एक मिनट प्रखर जी, आपको एक एक्ट पता है क्या है? आपने पढ़ा ये एक्ट पढ़ा है? अरे तो सर सुप्रीम, अच्छा एक सेकंड, अच्छा एक बात मुझे बताइए, क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत का जो फैसला है सर्वे का वो गलत है? उन्होंने एक तारीख ही तो दी कि इस तारीख पर सुनवाई करेंगे, और आप चाहे तो हाईकोर्ट जा सकते हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि निचली अदालत के पास अधिकार नहीं है सर्वे कराने का? एक सवाल पूछ रहा हूं विशाल जी, कोई भी इसका, इनके सर्वे का कोई भी फैसला है, आप बताइए, फैसले में अगर होता है तो आप क्या करेंगे? एक्ट को मानेंगे कि नहीं? ये तो बाद की बात है ना, सर्वे हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये तो अदालत तय करेगी ना। अरे सर्वे हो सकता है कि सर्वे नहीं हो सकता, हर गुरुद्वारा को बदलेंगे। एक सेकंड प्रखर, पहली बात तो ये है कि हर मस्जिद हर गुरुद्वारे में कोई जा नहीं सकता जब तक आपके पास साक्ष्य नहीं होंगे। देश की अदालतों में बैठे हुए जज आंखें बंद करके नहीं बैठे हुए, वो बिना साक्ष्यों पर कोई सर्वे का ऑर्डर नहीं दे सकते। जवाब देना चाहूंगा, मैं जवाब देना चाहूंगा। आशीष तिवारी नहीं, ठीक है, उनका सवाल भी ठीक है, जवाब जरूरी है। वो ये कह रहे हैं कि अगर पता ही चल गया कि मंदिर है तो क्या रूप बदल देंगे उसका?
प्रखर जी थोड़ा रुक जाइए। संसद से आप लोग भाग जाते हो, टीवी पे चिल्लाते हो। 1 मिनट रुक जाइए, सुना करिए जरा। जानते हैं इतिहास में सबसे कम संसद आने वाले अरे सर इतना पीछे नहीं जाएंगे ना, अब बार बार पीछे चले जा रहे हैं, इतना पीछे नहीं, अभी वर्तमान पे 1990 एक्ट का प्रखर जी आपने पढ़ा हुआ है? क्या है वो है, पढ़ा है? बताइए, पता चल गया कोई भी उसका फैसला आया, क्या आप स्वरूप बदल देंगे? वही उसी सवाल का जवाब ले रहे हैं, उसी का जवाब ले रहे हैं। हाँ सुनिए, हमें स्वरूप नहीं बदलना है ना, हमने कहीं पर ये कहा है कि हम उसका वायलेशन करेंगे 1991 के एक्ट का, हम नहीं करने जा रहे, लेकिन वी नीड टू नो द रियलिटी एटलीस्ट। हमको सच्चाई तो पता होनी चाहिए ना, हमका पता तो हो जाएगा। अगर पता हो जाएगा तो उसमें आप लोगों को क्या दिक्कत है भाई? आपको क्या दिक्कत है उससे? क्या चाहते हैं? अरे आस्था का केंद्र है, आपकी आस्था नहीं है उसमें, कोई दिक्कत नहीं है। जिसकी आस्था है उसमें वो अपने केंद्र को पता ना करे। चलिए ठीक है राहुल थलान, एक ये सवाल ठीक है दोनों रुकते हुए थोड़ा सा, आप इस देश को कहां ले जाना ठीक है प्रखर, ठीक है। ये सवाल हमेशा उठेगा कि भाई जब बदल नहीं सकते तो पता करके क्या करोगे, क्या हासिल कर लोगे? राहुल थलान, देखिए, जैसे एक्ट बन सकते हैं उनको डिमोलिश भी किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि जैसे एक्ट जब संविधान में सेकुलर शब्द जोड़ा गया था, जिस कानून की और संसद और लोकतंत्र की बात करते हैं, वो किस परिस्थिति में जोड़ा गया था वो सबको पता है। एकदम इमरजेंसी लगा के सेकुलर शब्द को जोड़ा गया इस देश में। तो ये जितनी लोकतंत्र की बात करते हैं, लोकतंत्र की दुहाई देते हैं। देखिए, कांग्रेस के साथ दिक्कत यही रही है। मैं फिर उस कमेटी का जिक्र करूंगा जो कि ए के एंटनी के नेतृत्व में 2014 में बनी थी, कि कांग्रेस पे ये ठप्पा लग चुका है कि वो मुसलमानों की पार्टी है। इनकी पार्टी की फाइंडिंग रिपोर्ट्स थी, जो फाइंडिंग्स थी उसकी रिपोर्ट ये थी कि मुसलमानों की पार्टी बन गए। तो ये जो किया है इन्होंने, जैसे अब वर्शिप एक्ट की बात कर रहे हैं या फिर वक्फ बोर्ड में जितने सारे संशोधन, जब इनकी 2013 में 14 में सरकार जाने वाली थी, उससे पहले जो इन्होंने 2013 में वक्फ एक्ट में संशोधन किया है, वो ऐसे संशोधन कर दिया है कि अगर जो वक्फ वाले ये बोल दें ना कांग्रेस के कार्यालय पे आके कि कांग्रेस का कार्यालय हमारा है, तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन तलान साहब, लेकिन बीजेपी खत्म क्यों नहीं कर देती इसको? तो देखिए, बीजेपी डाइल्यूट करने की कोशिश कर रही है, ऐसा नहीं है, अब तक तो खत्म हो जाना चाहिए। बीजेपी लेके आई ना बिल, बीजेपी प्रॉब्लम समझ रही है ना, और डाइल्यूट करने की कोशिश कर रही है। लेकिन अगर जो आप ऐसे ही चाह रहे हैं कि बिल्कुल बीजेपी आ जाए और खत्म ही कर दे, तो फिर ना सुनील जी वो 240 नहीं देनी थी, 400 देनी। मैं ये कह रहा हूँ, वो 400 चाहिए बीजेपी बहुत सारी चीजों के लिए। दिक्कत क्या है? बीजेपी को और बीजेपी के समर्थकों को इससे दिक्कत है, तो बीजेपी बिल ला के खत्म करो। समर्थकों को देखिए, समर्थकों को दिक्कत नहीं है। एक धर्मनिरपेक्ष देश में, सेकुलर देश में, जिसकी ये तथाकथित दुहाई देते फिरते हैं, एक धार्मिक संस्था को इतनी धार्मिक एक संस्था को इतनी ज्यादा ताकत दी इन्होंने एक सेकुलर देश में। छदम सेकुलर है प्रखर जी, छदम सेकुलर है। अंदर से राहुल गांधी है तो गांधी, लेकिन वो गांधी का चोला ओढ़ के, महात्मा गांधी वाला चोला ओढ़ के घूम रहे हैं। राहुल गांधी ने ना तो कभी महात्मा गांधी की बात में माना है, ना राहुल गांधी ने पढ़ा है, वो एक्चुअल है ना। सवाल ये है कि अंदर से कुछ और है, बाहर से कोट पे जनेऊ पहन के एकदम बहुत धार्मिक बनने की कोशिश करते हैं। एक प्रश्न बार बार उठता है कि क्या एक प्रश्न बार बार उठता है। अशोक तिवारी, अरे सर प्रखर जी, मैंने ये सवाल कर लिया तो उस एक्ट को खत्म करे बीजेपी। मौका दीजिए प्लीज। ठीक है अशोक तिवारी जी को मौका दीजिए प्लीज। अशोक जी, एक सवाल बार बार पूछा जाता है कि हर मस्जिद के नीचे, हर गुरुद्वारे, हर चर्च के नीचे मंदिर ढूंढेंगे क्या ये संभव है? क्या अदालत में जो जज बैठे हुए हैं वो आंखों पर पट्टी बांध कर बैठे हैं क्या? बिना साक्ष्य के कोई सर्वे का ऑर्डर दे देता है क्या? या और अगर अदालत ने दे दिया है कोई ऑर्डर, तो क्या उसका सम्मान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जी विशाल जी, मैं बहुत ही धैर्यपूर्वक और शांतिपूर्वक पूरी डिबेट सुनना, और मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता किसी भी सूरत में माहौल को बिगाड़ना नहीं चाहती। उत्तर प्रदेश की जनता महंगाई कम होते देखना चाहती है। उत्तर प्रदेश की जनता बेरोजगारी दूर होते देखना चाहती है। उत्तर प्रदेश की जनता किसानों को अधिकार उनका मिले, उनका आय दोगुनी हो चाहती है। उत्तर प्रदेश की जनता पिछड़ों का हक न मारा जाए, दलितों का हक न मारा जाए, ये चाहती है, और इसी पे कायम है। यही बात तो माननीय अखिलेश जी ने कहा कि जो है उत्तर प्रदेश की जनता का माहौल बिगाड़ने का काम शासन और प्रशासन मिलकर कर रहा है। जो जनता समझ चुकी है, समझ रही है, कुछ छिपी हुई नहीं है। अब संभल जैसी घटनाओं का जनता में डिमांड नहीं है। जनता का राम मंदिर बन गया, इतना बहुत काफी है।
और राम मंदिर बनने से देश में हर्षोल्लास है, खुशी है, लोग उत्सव मना रहे हैं कि उनकी मांग पूरी हुई, उनकी बातें पूरी हुई और भव्य राम मंदिर बना और उसमें कोई भी विवाद नहीं है, न हिंदू में विवाद है न मुस्लिम में विवाद है। अब संभल जैसी घटनाएं, बदायूं जैसी घटनाएं और जो है आगरा जैसी घटना या अजमेर जैसी, इन चीजों की आशा उम्मीद जनता को नहीं है और न इससे कोई मामला है, न इससे कोई किसी का वास्ता है। सच्चाई है, ऐसा करने वाले मुंह की खाएंगे। 27 में उन्हें दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा। अभी 27 बहुत दूर है अशोक तिवारी जी, अभी तो उपचुनाव हुआ है। विशाल भैया बहुत शांति से कह रहा हूँ, सच्चाई बोल रहा हूँ। कैसी भी डिबेट कर लीजिए, कैसा भी डिबेट करा लिया जाए, लेकिन इसका फर्क नहीं पड़ने वाला है। और जनता जस की तस खड़ी है, महंगाई पर खड़ी है, बेरोजगारी पर खड़ी है और जो है पिछड़े दलित अपना अधिकार चाहते हैं। इसी पर चुनाव होना है 27 का। कितना भी माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर ले भारतीय जनता पार्टी। रही अदालत की बात, सर्वोच्च न्यायालय का मैं सम्मान करता हूं, उनको साधुवाद देता हूं। उन्होंने बहुत अच्छा निर्णय किया है और ये साफ कह दिया है कि निचली अदालत का आदेश को स्थगित कर दिया है और हाईकोर्ट जाने की बात कही है। उन्होंने साफ कह दिया है कि हाईकोर्ट निर्णय करेगा कि जो है क्या हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ, इसका फैसला हाईकोर्ट करेगा। और मुझे उम्मीद है हाईकोर्ट अच्छा फैसला करेगा और जनहित में फैसला करेगा। और सर्वोच्च न्यायालय तो हमारे लिए है ही है, सर्वोच्च न्यायालय तो फैसला करेगी। सवाल इस बात का है, अभी एक सवाल का जवाब दे दूं आपके मैं। आप कह रहे थे कि निचली अदालत का आदेश, अरे एक्स पार्टी आदेश दिया निचली अदालत ने, एक दिन में आदेश दिया, अच्छी बात है दिया, लेकिन प्रशासन को चाहिए था अपना दिमाग लगाता, वो देखता कि किस समय हमें सर्वे कराना है। आज कराना है, कल कराना है, परसों कराना है, नरसों कराना है, कब माहौल अच्छा होगा, कब हम कंट्रोल कर पाएंगे, कब सुरक्षा दे पाएंगे, तब कराता। विवेक पर होता है। ठीक है, ये प्रशासन का विवेक बताता है कि हम कब कराएं। मैं ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं हूं, मैं जवाब दे रहा हूं, जिसको हमारी जवाब का जवाब देना हो, हमारी बात का जो कोई क्वेश्चन हो, क्वेश्चन कर लीजिए, आप कर लीजिए, आपके पैनलिस्ट कर ले, कोई भी क्वेश्चन कर ले। ठीक है आशीष फ्री है क्वेश्चन। तो कह रहे प्रशासन से नहीं होता कंट्रोल तो वेट कर लेते ना, थोड़ा नहीं कर पा रहे कंट्रोल, पता था जाएंगे भीड़ आएगी, कंट्रोल तो कर नहीं पा रहे थे, थोड़ा वेट कर लेते, दूसरी पार्टी भी चली जाती। नहीं, मैं अशोक भाई से ये भी कह रहा हूँ, छोटे छोटे जो जज है उनके बारे में भी एक लाइन बोल दे। वो रामगोपाल जी बोल चुके हैं ना छोटे छोटे जजों के बारे में। नहीं कहता किसी को, हर जज होता है, कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता। तो रामगोपाल जी तो कह रहे हैं कि वो निचली अदालतों के छोटे छोटे जज देश में दंगा भड़का रहे हैं। मैं सर अपनी बात कह रहा हूँ। ठीक है, रामगोपाल जी की बात से एग्री नहीं करते वो आशीष जी। हाँ, अग्री करने की बात नहीं है, वो बड़े नेता है, वो सही कहते हैं। तो आप अपने लगा, उन्होंने सही कहा। इस समय में जो बात कह रहा हूँ वो अपनी बात कह रहा हूँ मैं। अरे सर वो तो सीधे ही जज पर सवाल उठा रहे भाई। प्रशासन को थोड़ा रुकना चाहिए था, प्रशासन देखता कब हम करा पाएंगे सर्वे, कब स्थिति सामान्य होगी। जी ठीक आशीष जी। बड़े नेता है, निचली अदालतों के छोटे छोटे जजों पर ही टिप्पणी है ये साफ तौर पर। ठीक है आशीष जी। देखिए विशाल जी, इसमें सीधी सी बात यह है कि ये जो सारा मुद्दा है, ये मुद्दा सुनील कौशिक जी ने बहुत कम शब्दों में समझा दिया कि एक्चुअली जो समाजवादी पार्टी है वो मुसलमानों की ठेकेदार बनती है उत्तर प्रदेश के अंदर में। और ये आप नहीं साबित कर पाएंगे। हम जितने हिंदू के हैं उतने ही मुसलमान के हैं, जितने मुसलमान के हैं उतने ही ईसाई के हैं, जितने ईसाई के हैं उतने ही सिख के हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, संविधान के हिसाब चलते हैं और देश की एकता अखंडता में। अरे सर आपको तो अरे अशोक जी जी भी हमारी बात सहमत होंगे। वो बुद्धिजीवी है, बुद्धिमान है, अरे स्वीकार कीजिए ना, अरे स्वीकार कीजिए कि हाँ हम हैं मुसलमानों के ठेकेदार। आप इतना अच्छा मौका ही चूक जाते हैं, करिए ना स्वीकार। आप उन पर आरोप लगा रहे हैं कि मुसलमानों को मार रहे हैं, तो आप मसीहा बन जाइए, क्या दिक्कत है? जनता का विश्वास करते हैं
और हमारा विश्वास समाजवाद में है। ठीक है। सबको समान अधिकार मिले, आशीष जी, पिछड़ों को, आप तो मसीहा बन नहीं रहे मुसलमानों के, अब किसी को तो बनने दीजिए। सामाजिक न्याय हो। आप तो नहीं बन रहे मसीहा, आप उनके ठेकेदार बन नहीं रहे, उन्हें बनने नहीं दीजिए कम से कम। ठीक है आशीष तिवारी, ठीक है ठीक है ठीक है अशोक जी ठीक है ठीक है ठीक है आशीष तिवारी। देखिए, मैं चाहता हूं कि मेरी बात अब 2 मिनट जो है वो अनअंडरप्टेड थोड़ा सा सुन ली जाए। बहुत समझने वाली बात है, बहुत मुद्दों की 2-3 बातें मैं खाली करूंगा। 1991 का जो एक्ट है वर्शिप का, उसमें ये दिया गया है कि आप किसी भी जो मॉन्यूमेंट है उसका आप कैरेक्टर नहीं चेंज कर सकते, लेकिन उसमें उस एक्ट में ये कहीं नहीं लिखा है कि उस पर आप सर्वे कराकर ये जानने का अधिकार भी आपको नहीं है कि वाकई में उसका जो मूल कैरेक्टर था वो क्या था। तो जो कैरेक्टर की 1991 वर्शिप एक्ट की बात कर रहे हैं, उनको कम से कम इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिस चीज के लिए सर्वे होना है उसमें ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगर सर्वे में ये निकल आया तो ये चीज तोड़ दी जाएगी। ये हमारा जानने का अधिकार है, हमको पता होना चाहिए कि हाँ ये हमारी विरासत है। इस पर जो मुस्लिम आक्रांता आए बाहर से, उन्होंने इसके साथ में छेड़छाड़ करी और आज जो स्थिति है ये स्थिति कमोवेश नहीं थी, पहले की स्थिति कुछ दूसरी थी और अगर ये हमको जानने का अधिकार हमारा संविधान ही हमको देता है। दूसरी बात, जो लोग ये कहते हैं कि नहीं 800 साल पुराना मुद्दा आप गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो, तो गड़े मुर्दों के लिए मुझे ये है कि अगर मामला पुराना हो जाएगा तो क्या हम उसमें जानकारी लेना उसके लिए हम छोड़ दें? कई ऐसे केसेस हैं जो मैंने अभी आज की जुडिशरी की मैं बात कर रहा हूँ कि 2-2, 3-3 पीढ़ियां मर गई उनकी, लेकिन वो केस आज भी चल रहे हैं। तो क्या वो केस इस बिना पे खत्म कर देने चाहिए कि ये पुराना मुर्दा गड़ा मुर्दा है, पुराना हो गया, इसको खत्म कर देना चाहिए बिना इसमें कोई भी न्यायालय में न्याय दिए बिना? नहीं होना चाहिए। और मैं आपको विशाल जी एक उदाहरण देता हूं बांग्लादेश का। आज बांग्लादेश की स्थिति क्या है? वहां पर हिंदुओं के साथ नरसंहार हो रहा, हिंदुओं के मंदिर को तोड़ा जा रहा, उन पर कब्जा करा जा रहा। अभी क्या होगा आज की डेट में, चूंकि वहां पर जो सरकार है वो हिंदुओं की सरकार नहीं है, मंदिरों को ढाकर वो उसके ऊपर मस्जिद का तामील कर देंगे, वो मस्जिद बना देंगे। और चूंकि वो मुस्लिम कंट्री है, वहां पर हिंदुओं का राज अभी आने का दूर दूर तक कोई संभावना नहीं। बाय द वे, आज से 400 साल बाद अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि नहीं यहाँ पर मंदिर था, तो ये कहा जाएगा नहीं नहीं वो गड़े मुर्दे थे, लेकिन वो मुर्दे गाड़े आज जा रहे हैं। इस बात को ध्यान रख ले। यही हाल भारत में 400 साल पहले था, तब मुर्दे गाड़े जा रहे थे, तो वो क्या नहीं उखाड़े जाएंगे? उखाड़े जाएंगे। दूसरी बात बताऊं, 1947 में हमारा देश आजाद हुआ और आजाद होने के बाद में ये जो संविधान यहाँ पर बना, उसमें से ये जो एक्ट बना दिया गया 1991 का, वैसा ही एक्ट बांग्लादेश में अभी बना दिया जाएगा कि 2024 के बाद में या 25 के बाद में जो जैसी परिस्थिति में चीज है वैसी ही रहेगी, उसके पहले कुछ भी उसके कैरेक्टर में चेंज नहीं करा जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं अन्याय है और इस अन्याय से हमको बिल्कुल हमारे ऊपर फर्क पड़ता है इन चीजों का। जो हम भारत में झेल कर आए हैं वो अब हम बांग्लादेश में कमोवेश झेल रहे हैं। तो वो तब की बात थी, आज की बात है, और आज के बाद में 400 साल बाद तब दूसरी बात हो जाएगी। मेरा ये कहना है कि अगर मुझको ये जानने में हमको संविधान इस बात की आजादी दे रहा है कि आप जान लो, अच्छा हमने क्या किसी भी याचिकाकर्ता ने ये कहा है कि नहीं अगर निकल आएगा तो इसको सरकार तोड़ दे या इसके ऊपर मस्जिद तोड़ के मंदिर बना दे? जो प्रेयर लगाई गई है कोर्ट में वो क्या है? वहां पर पूजा के अधिकार की तो प्रेयर लगाई गई है। हाँ, तो पूजा का अधिकार मांगा जा रहा है, लेकिन ये तो अभी तो आप कह रहे हैं पता चल गया तो क्या करेंगे? अरे पूजा का ही तो अधिकार मांग रहे हैं और क्या मांग रहे हैं? हाँ, पूजा हम कर लेंगे, हमको थोड़ी सी जगह वहां मिल जाएगी। अरे सर थोड़ी सी जगह होगी क्या? आपको भी पता है वो थोड़ी सी जगह में हो जाएगा क्या? जो है स्वीकार करने से इतना डरते क्यों हैं? जो है उसे खुलकर स्वीकार कीजिए। नहीं, मैं बोलिए, जैसा अयोध्या में है, जैसा काशी में है, जैसा मथुरा में है, वैसा यहाँ पे संभल में ढूंढ रहे हैं। डरते हैं क्या बोलने से आप? नहीं डरते बात बता रहे। हमने राम मंदिर में राम चबूतरे पर कई सैकड़ों साल हमने वहां पर पूजा करी। हमें छोटा सा एक जगह हमको मिल जाए, छोटी सी जगह से नहीं बात बनेगी ना आशीष जी। मैं वही कह रहा हूँ सुनील जी, ये तो अभी शुरुआत है ना। कुछ लोग कहते हैं 36,000 ऐसी जगह, कुछ कहते हैं 40,000 ऐसी जगह। अभी तो शुरुआत है, अभी तो जाएंगे। आज तो दिल्ली के जामा मस्जिद के लिए भी कह दिया, 2 जगह तो आज ही है जिनके बारे में कह दिया गया है कि अभी इसका सर्वे करना है, अभी किसी दिन पता नहीं ऑर्डर आ जाएगा। क्या राज्य सरकारें तैयार हैं कानून व्यवस्था को संभालने के लिए? अदालतें तो ऑर्डर देंगी, जो कानून के हिसाब से होगा वो होगा, पर क्या राज्य सरकारें तैयार हैं इस तरह के माहौल को संभालने के लिए? देखो, भाजपा के प्रवक्ता ने कुछ चीज़ें मानी
कि कांग्रेस की सरकार के रहते हुए गलत हुआ? आपको कौन रोक रहा है? आप उसको सही करिए। यदि आपको लग रहा है कि वर्शिप एक्ट 91 खराब है और निश्चित तौर से हमारे साथ अत्याचार हुआ है, तो आप उसको बदल दिए। तीसरी बार सरकार केंद्र में आई है, क्या लगता है 50 साल सत्ता में रहने के बाद आप उसे बदलेंगे? या देश की जनता ने आपको वोट दिया है, और जिस कानून लोग बार बार बचने का प्रयास करते हैं जैसा आप महसूस कर रहे हैं, तो उस आड़ को खत्म कर दीजिए। किसी ने रोका थोड़ा ही है। ये बार बार जो चीजें होती हैं, बार बार तमाम 25 चीजें का आरोप लगा रहे हैं कि साहब वर्शिप एक्ट, तो उसको खत्म करिए। दूसरा, वक्फ बोर्ड की आपने बात कही, वक्फ बोर्ड को भी आप खत्म करिए। आप संशोधन क्यों कर रहे हैं? संशोधन करने की क्या आवश्यकता है? खत्म करिए उसको भी। वो संशोधन ही ऐसे होंगे कि वो खत्म के बराबर ही होगा। अरे खत्म के बराबर का, अरे जब खत्म के बराबर ही होगा तो खत्म करो उसको। मतलब काहे आप आने वाली पीढ़ी के लिए जो कांग्रेस पे आप आरोप लगा रहे हैं कि निश्चित तौर से कुछ आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए उन्होंने कुछ ऐसा संवैधानिक संशोधन करके या एक्ट बना करके रख दिया है, लोग अब भी अपने आप को पीड़ित महसूस समझते हैं, तो आप उसको खत्म करिए ना। बिल्कुल विरोध होगा, 2-4 दिन विरोध होगा, देश में 10 दिन विरोध होगा। यदि इस देश के बंटवारे में 10 लाख लोग मारे जा सकते हैं, कौन जिम्मेदार है? 10 लाख लोग मारे जाने के बावजूद भी यदि इस देश में इतनी तो वक्फ बोर्ड की संपत्ति पाकिस्तान में भी नहीं है, इतनी हिंदुस्तान में है, इतनी किसी मुस्लिम देश में नहीं है, तो काहे आप खत्म नहीं करते? और यहाँ पर मुसलमान अल्पसंख्यक है और यहाँ पर इनको आरक्षण चाहिए, लेकिन जमीनें इनके पास इतनी है कि रेलवे। फिर वही बात अरे सर, सब आप जो कह रहे हैं वो ठीक है। आप इंतजार मैं तीसरी बार इस देश की सत्ता में आप आए हैं बहुमत के साथ। इस बार चलो बहुमत से कम रह गए, 2 बार तो बहुमत ठीक ठाक था आपके पास। अटल बिहारी वाजपेयी भी देश के प्रधानमंत्री रहे। तो विपक्ष तो आप देखिए, सुनिए ना, विपक्ष तो अच्छा काम करोगे तब भी सवाल खड़ा करेगा, खराब काम करोगे तब भी खड़ा करेगा। इससे डरने की क्या बात है आपको? और बार बार संभल पर जो चर्चा हो रही है, साथियों को नहीं पता, शायद हो सकता है कुछ लोगों को पता होगा कि पहली बार आदेश हुआ है कोर्ट से। 150 साल मुकदमा चला है। 150 साल मुकदमा चलने के बावजूद जो फर्जी गवाह वहां पेश किए, उसके आधार पर देश आजाद होने से पहले ही तमाम निर्णय हो गए। आप 1947 की बात तो बाद में करिए, और उसमें ऐसे तथ्य हैं, तो क्या दिक्कत आ रही है? क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस देश में जो योगदान दिया, उनके बच्चे नाती पोते नहीं कर पा रहे हैं, तो देश उनको संविधान, तो देश उनको सम्मान देगा क्या? भीमराव अंबेडकर के बच्चे नाती हैं, उनको सम्मान देश में देगा। जो करेगा उसको मिलेगा, जो नहीं करेगा उसको नहीं मिलेगा। लेकिन निश्चित तौर से देश के लिए करना पड़ेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आजादी में किसका योगदान था, किसका योगदान नहीं था। जिस सुनील जी आप ये कह रहे हैं, सुनील जी मैं बड़ी देर से आपकी बात सुन रहा हूं, मतलब कि आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सीधे मैसेज दे रहे हैं कि इस एक्ट को खत्म करो, क्योंकि तुम डर रहे हो इस एक्ट को खत्म नहीं कर पा रहे हो। मैसेज नहीं दे रहा हूं मैं, बिल्कुल वो कर दो। मैसेज मैं नहीं दे, मेरे मैसेज से, अरे मेरे मैसेज से तो बात सुनिए ना प्रखर जी, मेरे मैसेज से तो कांग्रेस को भी फर्क नहीं पड़ेगा, बीजेपी को भी फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी बात शांति से सुन रहा था, सुन लीजिए ना मेरे मैसेज। मैं तो बार बार ये कह रहा हूं कि इन मुद्दों पर हम हजारों डिबेट कर चुके हैं, ये मुद्दे खत्म क्यों नहीं होते देश के? बिल्कुल आप अरे ये कर नहीं पाएंगे, ये तो कोई बात नहीं बोल पाते ना। सुनील जी आप चलिए ठीक है, समय इतने की इजाजत देता है। चैलेंज तो बीजेपी के लिए है ना, कि अगर आपको लगता है इतनी सारी जगह है तो कर दीजिए खत्म। एक्ट कौन मना कर रहा है? आपके पास बहुमत है। प्रखर भी यही चैलेंज कर रहे हैं, सुनील जी भी यही कर रहे हैं। फिलहाल वक्त इतने की इजाजत देता है। बहुत बहुत शुक्रिया।